अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जहां मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से क्रिटिक्स इनके ऊपर जो करेक्ट क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इनकी फॉरेन पॉलिसी पे, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे, इनकी जो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट जो के डिफेंस मिनिस्ट्री होती थी उसको वॉर मिनिस्ट्री बना दिया। पूरी दुनिया में धमकियां एलाइज के खिलाफ, वो सब एक तरफ, दूसरी तरफ उन्होंने लोकल आइस छोड़ी है, इमिग्रेशन एंड पता नहीं क्या आइस एक इदारा बनाया है जिसमें एक जानवरों जैसे फौजियों को भर्ती किया गया है और जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, वो जंगलियों की तरह अटैक करते हैं और जिसके मर्जी आई घर में घुस जाते हैं, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। ये अमेरिका जैसे फ्री सोसाइटी जैसे कंट्री में हो रहा है। उस पे एक हमारे बहुत ही सुपर किस्म के जोकर आ गए हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क के मेयर बन के, जिनका एप्स्टाइन फाइल में इतना जिक्र है कि मैं हैरान हूं कि अभी तक उसने रिज़ाइन क्यों नहीं किया। ये दुनिया के एप्स्टाइन फाइल में आपको पता है कि कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, इतने लोगों के नाम आए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, अल गोर, रॉबर्ट एफ कैनेडी, प्रिंस एंड्रयू, एहूद बाराक इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, बिल रिचर्डसन, टॉम प्राइट्जकर, डुग बैंड और पता नहीं क्या क्या, नाओमी चॉम्स्की, माइकल जैक्सन, और इन सब के नाम आए हैं, मैडोना वगैरह, सबके बहुत लंबी लिस्ट है। स्टीफन हॉकिंग जैसे का भी नाम आया है, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन। ऐसे में जो सबसे यंगेस्ट वो न्यूयॉर्क का मेयर, क्योंकि इनकी माताश्री मीरा नायर जो कि लेफ्ट की इकोसिस्टम का शाहकार थी। अब आपको पता है एप्स्टाइन फाइल्स का जो मेन घनावना काम है वो पेडोफिली है, कि ये एप्स्टाइन के ऊपर आरोप था कि आरोप क्या है, ये साबित भी हो चुका है कि वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ बच्चों को स्मगल करके बड़े बड़े लोगों को उन बच्चों के साथ गलत काम करने का मौका देता था। इसने पूरा आइलैंड खरीदा हुआ था, एप्स्टाइन आइलैंड, और वहाँ पे एक ऐसी जन्नत बनाई थी जहाँ पे ये बच्चे हूरों वाला किरदार अदा करते थे और ये बड़े बड़े लोग वहाँ जाते थे। और मीरा नायर की भी पहली जो सक्सेसफुल थी वो मुंबई के स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर थी। तो कनेक्शन काफ़ी चीज़ों के मिल रहे हैं। मीरा नायर का एप्स्टाइन से इतनी कुर्बत कि वो अपने बच्चे को गोद में लेके कई बार उसके साथ नज़र आई और वो बच्चा आज न्यूयॉर्क का मेयर है। खैर, मुझे इस पे मसला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को भी जब पूछा जाता है ना इसके बारे में तो वो गुस्सा करता है। उसने कहा मेरा तो कोई इसमें है ही नहीं। 13,000 जगह पे नाम आया है डोनाल्ड ट्रंप का, मुख्तलिफ ईमेल्स में और उसमें एप्स्टाइन फाइल्स में। कई वीडियोस वायरल हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अमेरिका के लोग भी बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं कि वो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उठे नहीं। इस आदमी को तो कानूनी तौर पे अब इसका कोई जवाब नहीं रहता अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का। इसको जब सवाल किया जाता है तो कहता है कि अच्छा तुम कौन सी रिपोर्टर हो, कहाँ से हो तुम? अच्छा CNN से हो, दफा हो जाओ इधर से, तुम फारिग हो, तुम ये हो। Something that people care about. Yeah, what do you say? Go ahead, What would you say to the so survivors? bad. You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile in your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth, and you're a very dishonest organization, and they should be ashamed of you. Okay, go ahead. You mentioned health care, and the bill that was just passed does not include your health care savings account. So this is a question for you and maybe for Mr. Speaker as well. I'm so proud of the healthcare savings accounts because it's going to happen. मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के हवाले से कि ये जो आपका मेयर है ना, ये ज़ोहरान ममदानी, ये अभी एक स्पीच कर रहा था इमिग्रेशन के ऊपर कि इमिग्रेशन के लिए हमें प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करना चाहिए और प्रॉफिट मोहम्मद को के रूल्स के हिसाब से हमें
इमिग्रेशन को फॉलो करना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद खुद एक माइग्रेंट थे और उन्होंने जो माइग्रेंट्स के लिए पॉलिसी रखी थी वो रखनी चाहिए। तो बात सही है। I think of the freedom from suffering that Buddhism teaches us is only possible if we remove the three poisons of desire, hatred, and ignorance from our daily lives. We need not accept suffering as unchangeable. We need not treat hatred as the natural state. We have the power to set ourselves free. And I consider my own faith, Islam, a religion built upon a narrative of migration. The story of the Hijrah reminds us that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a stranger too, who fled Mecca and was welcomed in Medina. Surah An-Nahl 1642 tells us, "As for those who immigrated in the cause of Allah after being persecuted, we will surely bless them with a good home in this world." Or as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Islam began as something strange and will go back to being strange. So glad tidings to the strangers." If faith offers us the moral compass to stand alongside the stranger, government can provide the resources. Let us create a new expectation of City Hall, where power is wielded to love, to embrace, and to protect. We will stand with the stranger today. ये जो चाहता है वो ये चाहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जब मक्का से मदीना माइग्रेट किया था तो मदीना में 50-60 मुसलमान थे, बाकी सब यहूदी थे, क्रिश्चियन थे। लेकिन कुछ ही अरसे में सबका सफाया कर दिया, सबको मुसलमान कर दिया या मार दिया। मदीना वॉज 100% मुस्लिम। तो ये भी यही चाहता है कि जैसे मुझ मुस्लिम को मेयर बनाया है न्यूयॉर्क का, ऐसे यहाँ पे सिर्फ मुसलमान कर दें सबको। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो जहाँ पे भी माइग्रेशन की, मुसलमानों ने माइग्रेशन की, वहाँ से नॉन मुस्लिम का तो सफाया कर दिया। सबसे बड़ी मिसाल आप इधर ईरान, सीरिया, इजिप्ट, पूरा रीजन देख लें, इराक, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, इथियोपिया, सूडान, लीबिया, ये सब नॉन मुस्लिम कंट्री थे। यहाँ पे एक भी मुसलमान नहीं था। इस्लाम की पहली माइग्रेशन मदीना नहीं हुई थी, इस्लाम की पहली माइग्रेशन हुई थी इथियोपिया, जहाँ पे क्रिश्चियन बादशाह रूल करता था, नजाशी। और प्रॉफिट ने मक्का से कुछ लोगों को कहा कि तुम लोग जाके उधर माइग्रेट कर लो। तो ये नजाशी बादशाह के पास गए थे, जाफर करके एक सहाबी थे, उसकी लीडरशिप में कुछ लोग गए थे और वहाँ पे उसके दरबार में नजाशी के जाके मदद की दरख्वास्त की थी कि हमें यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद पूरा इथियोपिया। तो ये है कि जो ये कह रहा है ना ये ज़ोरान ममदानी, तो ये सही कह रहा है कि ऐसी पॉलिसी करें, वरना रियलिटी में अगर उस पॉलिसी को माना जाए तो फिर उसमें ये होगा कि भाई ये अमेरिका तो क्रिश्चियन कंट्री है तो फिर वहाँ मुसलमानों का सफाया किया जाए। इंडिया हिंदू कंट्री है तो इंडिया में से मुसलमानों को सफाया किया जाए, जैसे कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं का सफाया कर रहे हैं। तो ज़ोरान ममदानी एक मेला बदबूदार इंसान है, ख़ानदानी बदबूदार है। इसका बाप भी मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि वो क्या करता था। और इसकी माँ लेफ्ट इकोसिस्टम की पैदावार है और सस्टेन किया गया है उसको उस इकोसिस्टम के द्वारा। और ये ज़ोरान ममदानी भी लेफ्ट और कम्युनिस्ट इकोसिस्टम के ज़रिए आया है। ये कह रहा है कि अगर एप्स्टाइन फाइल की लिस्ट से गवर्नमेंट फॉल होती है तो हमारी गवर्नमेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को भी फॉल करना डिज़र्व करता है। तो भाई साहब तुम भी तो डिज़र्व करते हो, तुम तो सबसे यंगेस्ट मेंबर हो और वहाँ तो बच्चों के साथ गलत कार्य होती थी। तुम्हारी माँ पता नहीं तुम्हें वहाँ ले जाके क्या क्या काम करवाती रही है। हैविंग सेड दैट, अजीज़ दोस्तों, ये अमेरिका के पॉपुलर कुरान के टीचर थे विसाम शरीफ। उसको 80 साल की सज़ा हुई है क्योंकि ये बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता था। मदरसे के टीचर्स पूरी दुनिया में, चाहे मुसलमान देश है कि नॉन मुस्लिम देश है, मुसलमान
इस्लामिक मदरसे बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का बिगेस्ट ज़रिया है। इसी पे मुझे याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी ओरिजिन की नाहिद इजाज़, ये ब्रैकनेल फॉरेस्ट यूके की लेबर की मेयर थी और इनके घर पे पुलिस ने छापा मारा। ये इल्ज़ाम था कि उनके बेटे दीवान खान ने एक 15 साल की लड़की का बलात्कार किया था और उसकी वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करता था। तो जब छापा मारा और दरवाजे पे नॉक किया तो ये एक्स मेयर नाहिद इजाज़ ने दरवाज़ा खोला और जब पुलिस ने कहा कि हम इसलिए आए हैं तो इसने उर्दू में आवाज़ लगाई कि दीवान जल्दी से तुम्हारे वीडियो से उस लड़की की वीडियो डिलीट कर दो। उर्दू में आवाज़ लगाई। खैर, इनको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये मुसलमान पाकिस्तानी नाहिद इजाज़, पहली बात कि इसके बेटे ने इसका मतलब रेप भी किया था और इसकी वीडियो भी मोबाइल पे थी। दूसरी बात कि इसकी माँ ने वो वीडियो देखी थी और उसको पता था कि मोबाइल में वो वीडियो है। तीसरी बात, इसका मतलब दोनों मिल के उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, इज दिस एन आइसोलेटेड केस? क्या एक ही लड़की के साथ ये हुआ है कि ये बाकायदा इनकी एक इंडस्ट्री थी? अजीज दोस्तों, मुसलमानों को पूरी दुनिया में कहीं भी कोई पोजीशन नहीं देनी चाहिए। सादिक खान लंदन का मेयर, उसने लंदन को तबाह बर्बाद कर दिया है। अब ये ज़ोरान ममदानी वही काम कर रहा है न्यूयॉर्क के साथ। और यहाँ पे जिन जिन इलाकों में मुसलमान इलेक्टेड एमपी है या काउंसलर है या मेयर है, उन इलाकों का हाल ही ख़राब है। अजीज़ दोस्तों, इस पर मुझे याद आया कि आजकल बड़ा चर्चा है कि एप्स्टेन फाइल में एक आदमी मिडल्टन था जिसको कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने इसको भेजा था अमेरिका में एम्बेसडर बना के। और उस वक्त भेजा था जब एप्स्टेन का केस आ चुका था पब्लिक में, वो जेल में था और सारी चीज़ें थीं। उस वक्त इसने भेजा था इसको एज एन एम्बेसडर। तो अब प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर कि रिज़ाइन करो। इसने पब्लिकली अपोलॉजी की है कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन अपोलॉजी से काम नहीं चल रहा और प्रेशर है कि रिज़ाइन करो। तो अगर ये रिज़ाइन करता है या इसकी सरकार ख़त्म होती है तो सरकार तो लेबर की ही रहेगी कि लेबर के पास सिंपल मेजॉरिटी है हाउस में। तो जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है ना कि इसकी जगह कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो आ रहा है करंट होम मिनिस्टर कश्मीरी ओरिजिन की मुसलमान शबाना महमूद। शबाना महमूद साहिबा जब होम मिनिस्टर बनी तो कई चीज़ों पे मुझे उनसे इख्तलाफ था, लेकिन इन्होंने होम मिनिस्टर बनने के बाद इमिग्रेशन के हवाले से काफ़ी बेहतर पॉलिसीज़ बनाई हैं कंपेयरिंग टू कंजर्वेटिव पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, उनसे तो काफ़ी बेहतर चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, अभी भी कंटिन्यूएशन वही है, माइग्रेंट्स भर भर के आ रहे हैं, उनको होटलों में रखा जा रहा है, दामाद बना के रखा जा रहा है, ये वो। लेकिन अब वो कुछ ऐसी लेजिस्लेशन कर रही हैं क्योंकि आफ्टर ऑल कानून की पाबंदी करना इनकी मजबूरी होती है। जो कानून बने हुए थे कि आपके देश में कोई आके अजाइलम लेता है, आपने उसकी पूरी सहायता करनी है। तो अब ये कानून में तब्दीलियाँ ला रही हैं और शी इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग। तो मुझे ये है कि आई एम वेटिंग कि शी इज़ डूइंग बेटर। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों आगे क्या होता है। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उनसे जो उम्मीदें रख रहे हैं लोग, वही उम्मीदें ऋषि सुनक से भी रखी गई थीं जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन ऋषि सुनक उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। उन पे सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पे उम्मीदें रखी गई थी, क्योंकि मुझे याद है कि वो कई अपनी जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लिज ट्रूस के साथ मुकाबले पे खड़े हुए थे। तो अपनी जो पब्लिक कैंपेनिंग में मैं भी उनकी एक कैंपेनिंग में गया था, मैं मेंबर हूँ कंजर्वेटिव पार्टी का, तो और मैंने उनसे सुना था कि वो माइग्रेंट्स के हवाले से सख्त किस्म के बयान दे रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और सबसे ज़्यादा उनके ऊपर आधार किया जा रहा था कि वो बेटर इकोनॉमिक पॉलिसी लाएंगे, क्योंकि कोविड के दौरान वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने बड़े
कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छे फाइनेंस के फैसले किए थे, हालांकि कोविड के दौरान जो फाइनेंस के जो हिसाब किताब हुए थे उसने यूके की मिडिल क्लास को तोड़ फोड़ के रख दिया है। स्मॉल बिजनेसमैन, वर्किंग क्लास तब से उठ नहीं सके, और यूके में इन्फ्लेशन भी तब से बहुत बड़ा है, जिसको आप कोविड का नाम ले सकते हैं, लेकिन फिर आप ऋषि सुनक की उन फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को कैसे अच्छा कह सकते हैं। तो एनीवे, ऋषि सुनक एक डिसअपॉइंटमेंट थे। यही डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है कि शबाना महमूद का होगा। यूके को आपने बेहतर करना है तो यू हैव टू ब्रिंग रेडिकल चेंजेस। अजीज दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसका कि मैं परमानेंट कस्टमर हूँ, 94 में मैं पहली बार गया था। पहले ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल नहीं होती थी, ये हर साल 7 वीक्स का सेशन होता था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। मार्च अप्रैल में 7 वीक का सेशन होता था, और फिर अगस्त में 3 हफ्ते का सेशन होता था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स सब कमीशन। फिर अर्ली 2000 में इसके रूल्स में चेंजेस आई और इसको कमीशन की जगह काउंसिल कर दिया, और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गई। और उसके साल में 2 के बजाय 3 सेशन हुए, लेकिन 7 हफ्ते के बजाय मार्च का सेशन 4 से 5 हफ्ते का होता है, और फिर जून का और सितंबर का, जून का शायद 3 हफ्ते का होता है, और सितंबर का 3 या 4 हफ्ते का होता है, डिपेंड्स, कभी 3 का होता है कभी 4 का। बाकी यूएन एजेंसीज की तरह ये भी टोटल डोनेशन पे चलती है, जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस के जितनी भी एजेंसीज हैं उनको अमेरिका ने कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया है। तो अब यूएन के ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वोल्कर तुर्क, उसने वार्निंग दी है कि हम सर्वाइवल मोड पे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मुझे याद है लास्ट ईयर की बात है, मैं जब यूएन गया तो वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे आपको पता है कुर्सी चौक पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो 2-3 प्रोटेस्ट है। तो एक प्रोटेस्ट पे मेरे एक दोस्त हैं, पेरिस से आते हैं, जर्नलिस्ट है बहुत अच्छे, यूनुस खान, वो उस तरफ इंटरव्यू लेने गए। वो टीवी और डॉइचे टीवी का रिपोर्टर हैं, तो वो वहाँ पे इंटरव्यू लेने गए। वो आए तो मैंने कहा ये कौन है? बोले यार ये यूएन के लोग हैं, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने समझा शायद फ़लस्तीन का इतना इशू चल रहा है गज़ा का कि ये भी गए, क्योंकि मुझे फ़लस्तीनी वो किफ़ाया जो पहनते हैं ना वो भी नज़र आ रहे थे। तो मैं जब गया तो मैंने फिर एक से पूछा, मैंने कहा कि कई चीज़ का प्रोटेस्ट है? उसने कहा हमें पे नहीं मिल रही, हमारी सैलरियाँ रुकी हुई हैं। तो यूनाइटेड नेशन सर्वाइवल मोड पे, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसी तरह अभी यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने भी पिछले दिनों कहा था, WHO भी तकलीफ में। तो यूनाइटेड नेशंस का सिस्टम डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से कोलैप्स होता नजर आ रहा है। अब अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वापस आऊँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक वीडियो अपने ये ट्रूथ, इसका जो प्लेटफॉर्म है ना वो ट्रूथ पे, तो उस पर इसने एक वीडियो लगाई जिसमें ओबामा और उनकी बीवी मिशेल ओबामा को बंदर के रूप में दिखाया गया, और उसमें ख़ुद को उसने शेर बताया, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, और उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि ये क्या हो रहा है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप इतना रेसिस्ट क्यों है? तो वो तो है रेसिस्ट, शुरू से ही है। और बाद में ज़ाहिर है उसको डिलीट कर दी, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा है कि आप 1 मिनट के लिए भी कुछ लगा दें ना तो हज़ारों लोग उसको सेव कर लेते हैं, तो फिर डिलीट करने से कुछ होता नहीं है, फिर वो और ज़्यादा वायरल होती है। अजीज दोस्तों, एप्स्टेन फाइल के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी मुश्किल में है, लेकिन पता नहीं ये कैसे सरवाइव कर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के भी कुछ मेंबर्स, कांग्रेस के मेंबर्स उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं। टेड ल्यू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टेन फाइल में मौजूद है और हज़ारों जगह मौजूद है। So why are Republicans so interested in Bill and Hillary Clinton? It's because they're trying to distract from the fact that Donald Trump is in the Epstein files thousands and thousands of times.
in those files, there's highly disturbing allegations of Donald Trump raping children, of Donald Trump threatening to kill children. So I encourage the press to go look at these allegations, and I'm highly disturbed that Deputy Attorney General Todd Blanche just got the law wrong. Yesterday, he said, essentially, that it is not a crime to party with Jeffrey Epstein. Well, that's actually not correct. If Jeffrey Epstein was human trafficking minors for these sex parties, and you show up and patronize the establishment at that party, yes, you're guilty, because patronizing is part of the law, of the federal sex trafficking law. So Deputy General Todd Blanche just got that wrong, which maybe explains why they aren't investigating all these folks, including Donald Trump. He needs to read the law and investigate these people. He also needs to resign, not only for not knowing the law, but a massive, not only screw up, but the biggest privacy violation in history. They release a lot of pictures of minors unredacted, just violated the privacy of these girls. It is uncalled for what they did. The one thing that they could not do under this law was to invade the privacy of these women now, who were girls at the time, who were victims of sex trafficking. Also, he met with Ghislaine Maxwell, moved her to a minimum security prison, and then got a puppy for her. So for all those reasons, he's just got to leave the Department of Justice. उस फाइल में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग इनके ऊपर आरोप हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बच्चों का रेप कर रहा है और कुछ बच्चों के कत्ल में भी नज़र आ रहा है। और अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने ये रिकॉर्ड तब्दील नहीं किया और उनको बदल नहीं दिया, तो फिर मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। तो अजीज़ दोस्तों, ये एप्स्टाइन फाइल है ना, ये देखें कितना घिनौना काम है। ये जो पूरी दुनिया को चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स के भाषण देते हैं, ये कितनी गलत कार्यों में और कितने घिनौने गंदे काम में फंसे हुए हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि बड़ा अफसोस होता है छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ क्या कुछ किया गया, और कोई अभी तक एक्शन नहीं, सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी पे हो रही है। जैसे हमारा प्रिंस एंड्रयू, इसके बारे में क्लियर आ चुका है, तो क्या क्या इसके रॉयल टाइटल्स छीन लिए, इसकी रॉयल सारी चीज़ें छीन ली, लेकिन मज़े से घूम रहे ना भाई, मज़े से रह रहे। बाकी इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, वीडियो फोटोज़ आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन अभी तक नॉर्मली तो इस पे एक बहुत बड़ा कमीशन, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना होता ना, कोई और होता जिसका नाम एप्स्टाइन फाइल में ना होता, तो इस वक्त अमेरिका में एक कमीशन बन चुका होता और इन सब लोगों को पकड़ पकड़ के सज़ाएं दी जा रही होती। वो गहिस्लेन मैक्सवेल है जो इमरान खान की बहुत अच्छी दोस्त थी और एप्स्टाइन की पार्टनर इन क्राइम थी। शुरुआत उसके बाप ने की थी। उसके बाप ने ये सारा जो प्रेम नगर बनाया हुआ था जिसमें मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता था, और फिर ये गहिस्लेन मैक्सवेल और उसका शौहर एप्स्टाइन ने मिल के ये सब धंधा चलाया था। वो अभी जेल में है, लेकिन बाकी सब लोग कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।